हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राजेश शर्मा। दोस्तों, आज हम एक रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे। एक रिपोर्ट जारी हुई है। कौन सी रिपोर्ट है, उसमें क्या है, आप वीडियो में बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। देखिए, यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसने एक रिपोर्ट जारी की है फ्रेंड्स। क्या नाम है उस रिपोर्ट का? स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2025 रिलीज की है, जारी की है। इसका शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है इस रिपोर्ट का? टाइटल, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। देखिए, ये यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जो रिपोर्ट जारी की है, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, इसका शीर्षक है द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, वास्तविक प्रजनन संकट। दोस्तों, इस रिपोर्ट में व्हाट अबाउट इंडिया, भारत के बारे में क्या है वो देखते हैं हम। आपको पता चला रिपोर्ट कौन सी पब्लिश हुई है, उसका शीर्षक क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है फ्रेंड्स। देखिए, इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या क्या कहा है वो देखिए। अप्रैल 2025 तक भारत की जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 140.39 करोड़ हो गई है। अप्रैल 2025 तक भारत की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई है फ्रेंड्स? 140.39 करोड़। देखिए, प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट, इसमें कमी हो गई है। ये कितनी हो गई है? 1.9। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से समझें। और जो रिप्लेसमेंट रेट थी, रिप्लेसमेंट रेट, प्रतिस्थापन दर, वो 2.1 थी। अब देखिए फ्रेंड्स, जो फर्टिलिटी रेट है, प्रजनन दर है, उसमें कमी हुई है इंडिया की, वो 1.9 हो गई है। और जो रिप्लेसमेंट रेट थी वो 2.1 थी। अब इसको समझते हैं दोनों पैरामीटर्स को। ओके फ्रेंड्स, प्रजनन दर क्या होती है, फर्टिलिटी रेट क्या होती है, इसमें कमी हुई है, 1.9 हो गई है। जो रिप्लेसमेंट रेट थी वो 2.1 है। अब देखिए, प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट कितनी हो गई है, कम हुई है, इसमें कमी होके 1.9 हो गई है फर्टिलिटी रेट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए प्रजनन दर होती क्या है। कोई भी महिला औसतन अपने प्रजनन जीवन काल में, या प्रजनन जीवन काल की बात कर रहे हैं, कोई भी महिला औसतन अपने प्रजनन काल में कितने बच्चे पैदा करती है, ये है प्रजनन दर। दिस इज फर्टिलिटी रेट।
फर्टिलिटी रेट। कोई भी महिला औसतन अपने प्रजनन जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है उसको हम फर्टिलिटी रेट कहते हैं, प्रजनन दर कहते हैं। वो अभी दोस्तों कितनी हो गई है 1.9। इसका क्या मतलब है कि कोई भी महिला औसतन अपने प्रजनन जीवन काल में 1.9 बच्चे पैदा करती है। ओके फ्रेंड्स, यहां से आपको क्लियर हुआ। प्रजनन दर क्या है कि अपने जीवन काल में, प्रजनन जीवन काल में कितने बच्चे पैदा करती है औसतन। तो ये जो प्रजनन दर है वो 1.9 है। अब रिप्लेसमेंट रेट क्या है उसको देखते हैं। प्रजनन दर जो है, फर्टिलिटी रेट है, उसमें दोस्तों कमी हुई है। अब इसको देखते हैं रिप्लेसमेंट रेट क्या है। रिप्लेसमेंट रेट ये 2.1। अब देखिए जो प्रजनन दर है वो कम हो गई है, कितनी हो गई है 1.9, और रिप्लेसमेंट रेट कितनी है 2.1। तो जो रिप्लेसमेंट प्रतिस्थापन दर है उससे कम हो गई है। रिप्लेसमेंट रेट क्या होती है कि कोई भी महिला औसतन अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे पैदा करती है। तो फ्रेंड्स जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो स्थिर रहेगी, बढ़ेगी नहीं। इसको कहते हैं रिप्लेसमेंट रेट। कोई भी महिला औसतन अपने प्रजनन जीवन काल में 2.1 बच्चे पैदा करती है तो फ्रेंड्स जो जनसंख्या है वो नहीं बढ़ेगी, जनसंख्या में कोई इजाफा नहीं होगा। लेकिन ये प्रजनन दर अब तो इससे कम हो गई है, 1.9 ही हो गई है रिप्लेसमेंट रेट से। और क्या कहा है, अब आपने प्रजनन दर देखी और रिप्लेसमेंट रेट देखी। देखिए कि 1900 भारत की जनसंख्या, देखिए भारत की जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी आने वाले 4 दशकों में। आने वाले 4 दशकों में भारत की जनसंख्या बढ़ के 170 करोड़ हो जाएगी, जो अभी 140.39 करोड़ है। उसके बाद इसमें डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा, उसके बाद कमी होना स्टार्ट होगा, कमी होना शुरू होगा। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आपने देखे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जनसंख्या कितनी हो गई है 140.39 करोड़, फर्टिलिटी रेट प्रजनन दर 1.9 हो गई है, रिप्लेसमेंट रेट से कम हो गई है, और भारत की जनसंख्या 170 करोड़ हो जाएगी आने वाले 4 दशकों में। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स इसके पीछे रीजंस क्या रहे हैं, वो रीजंस भी बताए हैं इस रिपोर्ट में। वो क्या रीजंस हैं देखिए, उनको हम देखते हैं, उन रीजंस को देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 38%, देखिए 38% लोगों ने कहा है, 38% ने कहा है कि फाइनेंशियल प्रेशर की वजह से, यानी कि वित्तीय दबाव, फाइनेंशियल प्रेशर, वित्तीय संकट की वजह से वो उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं जितना वो चाहते हैं।
मतलब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो उनको जितने बच्चे चाहिए उससे कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल प्रेशर है, वित्तीय संकट की वजह से फाइनेंशियल दबाव है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इसमें क्या बताया है कि 21% ऐसे हैं, 21% जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और जॉब इनसिक्योरिटी, बेरोजगारी और जॉब इनसिक्योरिटी इसका हवाला दिया है। बेरोजगारी और जॉब इनसिक्योरिटी नहीं है, 21% ने ये हवाला दिया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसमें हुआ क्या है ये देखिए कि 38% ने तो कहा है कि भाई फाइनेंशियल रीजंस हैं, वित्तीय कारण हैं, जिसकी वजह से एक फाइनेंशियल दबाव है उतना, इसलिए हम उतने बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे जितना हम चाहते हैं। 21% ने बोला है बेरोजगारी, जॉब इनसिक्योरिटी इसकी वजह पे है। अब देखिए फ्रेंड्स, 1960 में औसत एक महिला औसत 6 बच्चे पैदा करती थी। औसत की बात कर रहे हैं हम 1960 में। और 1970 में एक महिला औसत 5 बच्चे पैदा करती थी। और अभी कितना हो गया? 1.9। इसके रीजंस क्या हैं? एक जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं हिंदी में। ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस क्या होता है कि शिफ्ट इन द पॉपुलेशन ट्रेंड्स, जो पॉपुलेशन का ट्रेंड है उसमें शिफ्ट होना, स्पेशली हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ टू डेथ रेट। 1960 में औसत एक महिला 6 बच्चे पैदा करती थी और 1970 में 5 बच्चे और अभी 1.9। ओके फ्रेंड्स, इसके रीजंस क्या हैं? देखिए, इसके रीजंस हैं कि महिलाओं को शिक्षित होना, एजुकेटेड होना, लिटरेट होना, इसका ये भी रीजन है, महिलाओं का शिक्षित होना। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाओं का एक पहुंच होना महिलाओं तक, स्वास्थ्य सेवाओं का जो लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसमें बढ़ोतरी होना, एजुकेटेड होना और एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण होना। अब फ्रेंड्स, इसमें और क्या बताया है वो भी देखते हैं। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है दोस्तों कि 19%, देखिए, कुछ फैमिलियर, कुछ सोशल, कुछ इंस्टीट्यूशनल, कुछ सामाजिक, कुछ पारिवारिक और संस्थागत प्रभाव भी थे। अब वो कौन से, उनको ये अभी डिस्कस कर रहे हैं। सोशल, फैमिलियर एंड इंस्टीट्यूशनल, ये रीजंस भी थे, उनको देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में जो बताया है कि 19% ने कहा है कि उनका पार्टनर, 19% ने कहा है कि उनके पार्टनर की वजह से
प्रजनन, जो उनकी इच्छा है संतान उत्पन्न करने की, वो 90% ने ये कहा है कि उनके पार्टनर की वजह से प्रभावित हुई हैं, पार्टनर के इच्छा की वजह से प्रभावित हुई हैं। उनकी संतान उत्पन्न करने की इच्छाएं उनका जो पार्टनर है उसकी इच्छा की वजह से प्रभावित हुई हैं, ये 90% ने कहा है। ओके फ्रेंड्स, 15% ने 15% ने कहा है कि डोमेस्टिक हेल्प, देखिए डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू सहायता नहीं होने की वजह से, डोमेस्टिक हेल्प या घरेलू सहायता नहीं होने की वजह से संतान उत्पन्न करने की उनकी जो इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं, वो पूरी नहीं हो पाई हैं, क्योंकि डोमेस्टिक हेल्प, घरेलू सहायता नहीं मिल पाई है। और वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स, ये एक चौंकाने वाला है कि जो प्रोफेशनल लोग हैं, सॉरी, उन्होंने कहा कि 14% ने क्या कहा है, 14% ने कहा है कि जो पेशेवर हैं लोग, या आप हेल्थ विभाग से, उनकी वजह से, उनके दबाव की वजह से, या उनकी वजह से उनकी प्रजनन या बच्चा पैदा करने की जो इच्छा थी उसमें कमी हुई है। एक इंस्टीट्यूशनल मान सकते हैं, प्रोफेशनल लोगों की एक प्रेशर की वजह से, ऐसा रिपोर्ट में कहा है। ओके फ्रेंड्स, जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य के जो प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है कि 14% ने कहा है कि उसकी वजह से, एक पेशेवर इस विभाग के जो हैं, जो काम करते हैं, उनका एक दबाव, एक प्रेशर की वजह से 14% ने ये कहा है कि उनमें कमी हुई है। अब देखिए, यहां तक आपने ये डाटा देखे पूरे। अब हम देखते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा गया। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, अभी और आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहें। ये देखिए, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। ओके फ्रेंड्स, इसके बारे में भी कहा गया है इस रिपोर्ट में, जन्म पर जीवन प्रत्याशा। इसको देखते हैं फ्रेंड्स, इसके बारे में इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। ये क्या है, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, व्हाट इज दिस। ये फ्रेंड्स वो है कि कोई भी न्यूबॉर्न बेबी होता है, जन्म लेता है, जन्म लेने से उसके जीवन जीने की प्रायिकता कितनी है, वो कितने साल तक जीवन जिएगा, जिंदा रहेगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि कोई बच्चा पैदा हुआ और वो कितने साल तक जिंदा रहने की उसकी संभावना है, कितने साल तक जिंदा रहेगा। जैसे मानो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा, देखिए यहां समझिए, जीवन प्रत्याशा मान लो 72 है, 72 वर्ष है, तो इसका मतलब है कि कोई बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 72 वर्ष तक जिंदा रहेगा, उसकी जीवन प्रत्याशा औसत है फ्रेंड्स। ये अगर जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है तो इसका मतलब है कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो औसतन उसके जिंदा रहने की जो 72 वर्ष तक वो जिंदा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मान लो जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ 72 है, तो इसका मतलब है
कि जन्म लेने वाले बच्चे 72 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, जीवन प्रत्याशा है। कोई एक बच्चा नहीं, ये जीवन प्रत्याशा 72 का मतलब यही है, एक औसत है। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें बताया है कि जन्म पर जीवन प्रत्याशा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा, जन्म पर जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष है, 71 वर्ष है, और महिलाओं के लिए 74 वर्ष है। इसका मतलब समझ रहे हो कि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं जीवन जिएंगी। 74 है और पुरुषों का 71 है। तो हमने यहां से समझा कि मान लो 72 है जीवन प्रत्याशा, तो कोई बच्चा पैदा होता है तो 72 वर्ष तक जिंदा रहेगा, एक औसतन होता है। ओके फ्रेंड्स, कि औसतन 72 वर्ष तक जिंदा रहेगा। यह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ जो पुरुषों के लिए है वो 71 है और महिलाओं के लिए 74 है। नेक्स्ट फ्रेंड, इसमें और क्या कहा गया है देखिए। अब आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझें। इसमें और क्या बताया गया है देखिए। देश की 68% पॉपुलेशन, जनसंख्या 15 से 64 वर्ष के बीच की है। देखिए फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, 15 से 64 वर्ष के जो लोग हैं वो देश की 68% जनसंख्या है, 68%। अब इसका बेनिफिट क्या है? इतने यंग पीपल्स हैं, लोग हैं, इसका क्या बेनिफिट होगा फ्रेंड्स? देखिए, इसको पता है क्या बोलते हैं? 15 से 64 वर्ष को वर्किंग एज, ध्यान से समझना है, बहुत ही कंसेप्चुअल से क्लियरिटी के साथ आप समझें। वर्किंग एज जो ग्रुप होता है वो होता है 15 से 64 वर्ष। वर्किंग एज जो कामकाज की जो उम्र का जो फेज है वो 15 से 64 साल का है, इसको वर्किंग एज कहते हैं। वर्किंग एज कितनी है? 15 से 64। वर्किंग एज 68% पॉपुलेशन इंडिया की वर्किंग एज में है, कामकाज की उम्र में, रेडी फॉर वर्क 68% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वर्किंग एज में। देखिए आप फ्रेंड्स, जिस देश की 68% जनसंख्या वर्किंग एज में है, कामकाजी उम्र में है, उस देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। कैसे होगा ये देखिए। आपके पास मैन फोर्स है, आप इन्वेस्टमेंट करें, पॉलिसीज बनाएं, आज रोजगार के साधन उपलब्ध करें, तभी आप इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ आप ये करें कि जिस देश की वर्किंग एज 68% जनसंख्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ का कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, तो देश की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होगी। आप स्किल्ड करें, पॉपुलेशन एज के जो लोग हैं स्किल्ड करें, स्किल के लिए ट्रेनिंग्स दें, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, तो एक इकोनॉमिक एक डेवलप ग्रोथ होगी, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिलेंगे, स्किल नहीं मिलेगी,
तो बेरोजगारी बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, ये फ्रेंड एक डेमोग्राफिक एक एडवांटेज ले सकते हैं, हम एक जनसांख्यिकीय लाभ ले सकते हैं। इस जनसंख्या का, इस एज ग्रुप का 65 से 64 वर्ष की जो वर्किंग एज है ना, कामकाजी उम्र, इसका हम लाभ ले सकते हैं। डेमोग्राफिक, ये जो जनसांख्यिकीय है, लाभ ले सकते हैं इसका। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, जनसांख्यिकीय लाभांश, कि जो जनसंख्या है ना उसके ट्रेंड में चेंज होना, पोर्शन में चेंज होना। तो फ्रेंड्स यहां से देखिए आप 68% लोग वर्किंग एज में आ रहे हैं। मैं इसीलिए इसको बार बार दोहरा रहा हूं आपके लिए कि इंडिया की 68% जनसंख्या वर्किंग एज में है, कामकाजी उम्र का जो फेज है उसमें है। इससे हम जनसांख्यिकीय लाभ ले सकते हैं, जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक एडवांटेज। ओके फ्रेंड्स, एक इकोनॉमिक पेस मिल सकता, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक पेस मिल सकता है अगर हम एक समुचित एक साधन उपलब्ध कराएं, रोजगार के साधन उपलब्ध कराएं, स्किल डेवलपमेंट के कराएं, लोगों को रोजगार दें, अपॉर्चुनिटीज दें, तो एक बहुत ही बड़ा एक इकोनॉमिक जो ग्रोथ में भी एक बूस्ट आएगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि 68% लोग वर्किंग एज में हैं। अब देखिए, इसी से रिलेटेड करके मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं फ्रेंड्स। एक होता है डिपेंडेंसी रेशियो। व्हाट इज द डिपेंडेंसी रेशियो? देखिए, डिपेंडेंसी रेशियो, निर्भरता, निर्भरता अनुपात। समझ रहे हो आप? ध्यान से समझना है आपको। व्हाट इज द डिपेंडेंसी रेशियो? इसीलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बने रहे इसमें। ये क्या है फ्रेंड्स? डिपेंडेंसी रेशियो क्या है? निर्भरता। भाई निर्भरता के क्या अनुपात है? निर्भर कौन रहेगा? भाई 68% लोग तो हमारे वर्किंग एज में है, कामकाजी जो काल है, उम्र है, उसमें है। अब देखिए, व्हाट इज द डिपेंडेंसी रेशियो और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, बच्चे डिपेंडेंसी रेशियो को हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज डिपेंडेंसी रेशियो? डिपेंड कौन होगा उसको बता रहे हैं हम। किस पर डिपेंड होगा? वर्किंग एज पे, जो कामकाजी वाली जो उम्र है, अभी बताया ना मैंने आपको 15 से 64 वर्ष, उन पर। बच्चे 0 से 14 वर्ष के और ओल्डर पर्सन, बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग 65 वर्ष या उससे अधिक, या उससे अधिक। फ्रेंड्स ये डिपेंड है, इनको कहते हैं निर्भर। वो बच्चे जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष है और वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 वर्ष या उससे अधिक है, ये डिपेंड है। किस पर डिपेंड है? जो एज ग्रुप मैंने बताई ना आपको, वर्किंग एज ग्रुप 15 से लेकर 64 वर्ष के लोगों पे, उन पर डिपेंड है। वो एक कामकाजी उम्र है, एक उन पर डिपेंड है ये। तो देखिए, ये रेशियो जितना कम होगा, डिपेंडेंसी रेशियो जितना कम होगा दोस्तों, उतने लोग कामकाज के लिए अवेलेबल होंगे। अगर उनको समुचित रोजगार मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, फ्रेंड्स स्किल मिले, तो देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बूस्ट मिलेगा, उसका लाभ ले सकते हैं। एक जो डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय जो स्थिति है ना अभी देश की, कि 68% लोग वर्किंग एज में, उसका लाभ ले सकते हैं देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट करने में, इकोनॉमिक ग्रोथ को। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने देखा डिपेंड कौन कौन होते हैं? जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष है और जिनकी उम्र या तो 65 है, जो बुजुर्ग है, या उससे भी अधिक है। तो ये जो निर्धनता का अनुपात है ना, निर्धनता अनुपात, डिपेंडेंसी रेशियो, इसको देखिए। जो बच्चे, वो बच्चों 0 से 14 वर्ष और वो बुजुर्ग
65 वर्ष या उससे अधिक, ठीक है, अपॉन आपकी ये जो वर्किंग एज थी ना, वर्किंग एज जो कामकाज की जो उम्र का जो एक वो है, ये आपके 15 से 64 वर्ष मल्टीप्लाई बाई 100, ये है निर्धनता का अनुपात। इसका सीधा सा एक उसमें समझिए कि बच्चे जिनकी उम्र 0 से 14 वर्ष है और बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 या उससे ज्यादा है, कितने ऐसे हैं जो वर्किंग एज जो कामकाजी उम्र के लोग हैं उन पर निर्भर हैं। ओके फ्रेंड्स, तो 68% तो वर्किंग एज में है, तो बचे कितने? तो इसीलिए फ्रेंड्स हमने आपको यह निर्धनता अनुपात को बताया है कि निर्धनता अनुपात कम होगा तो वर्किंग एज के लोग ज्यादा होंगे और एक जो जनसांख्यिकीय डेमोग्राफिक हम लाभ ले सकते हैं, देश को पास मैन फोर्स जो काम करने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा होंगे। इसके लिए अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। ओके फ्रेंड्स, यहां तक आपने देखा। अब मैं आपको एक ट्रेंड बताता हूं। देखिए, भारत की जो यूथ पॉपुलेशन है ना, उसको देखिए आप, यूथ के बारे में देखिए। इसका एक डाटा बताता हूं आपको। 24%, देखिए भारत के बता रहा हूं मैं आपको, 24% 0 टू 14 ईयर वर्ष, 0 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं, जितने भी लोग हैं 0 से 14 वर्ष के, वो देश के 24% हैं। ओके फ्रेंड्स, 0 से 14 वर्ष के जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, वो देश के 24% पॉपुलेशन है। इससे आगे फ्रेंड्स देखिए, देश की 17% पॉपुलेशन है 10 साल से 19 साल के लोग। ओके फ्रेंड्स, 10 से 19 वर्ष, जो 10 से 19 वर्ष तक के लोग हैं वो देश के 17% हैं। और एक इंटरेस्टिंग फ्रेंड्स देखिए, 26%, देश के 26% वो हैं जिनकी उम्र 10 से 24 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा देश कितना युवा है, हमारा देश कितना यंग है, यूथ है। और यूथ जहां है वहां अपॉर्चुनिटीज हैं, एक वे है फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इस डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय जो पैटर्न है इसका लाभ उठाया जाए। फ्रेंड्स, 0 से 14 वर्ष के जितने भी लोग हैं वो देश का 24% हैं। 10 से 19% वर्ष के जितने लोग हैं वो देश का 17% हैं। और 26% देश के हैं जो 10 से 24 वर्ष के हैं। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसमें और एक डाटा बताता हूं जो इस रिपोर्ट में है। ये हमारा यूथ है और 68% तो वर्किंग पॉपुलेशन रखते हैं हम, वर्किंग एज के लोग हैं 68%, 15 से 64 वर्ष। अब देखिए, जो बुजुर्ग लोग हैं, एल्डरली पीपल, वो देश की जनसंख्या का 7% है। बुजुर्ग देश की जनसंख्या का कितना है? 7%। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो रेशियो है, ये जो परसेंटेज है, ये आगे और बढ़ेगा आगे। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेटर हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। ओके फ्रेंड्स, तो अभी जो बुजुर्ग हैं, कौन से बुजुर्ग? जिनकी उम्र 65 या 65 वर्ष से अधिक है। वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 65 साल या 65 वर्ष से अधिक है,
वो देश का 7% जनसंख्या है। ओके फ्रेंड्स, ये आपने देखा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपने देख ही लिया, महिलाओं की और पुरुष की जीवन प्रत्याशा। ओके फ्रेंड्स, और एक देखिए आप, फर्टिलिटी रेट फॉर एडोलेसेंट, बाल प्रजनन दर, ये भी इस रिपोर्ट में बताया फ्रेंड्स। जो बाल प्रजनन दर है 15 से 19 वर्ष की जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, 15 से 19 वर्ष के, इसका जो बताया कि बाल प्रजनन दर 15 से 19 वर्ष के जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जो भी हैं, उनका 14.1 पर 1000 महिलाएं, 1000 महिलाओं पर 14.1 बाल प्रजनन दर है इनका, जो एडोलेसेंट है 15 से 19 वर्ष। दोस्तों, ये बहुत ज्यादा है। चीन से और भी देशों से ये जो एडोलेसेंट फर्टिलिटी जो रेट है, बाल प्रजनन दर जो है। ओके फ्रेंड्स, ये भी इस रिपोर्ट में बताया है। अब इस रिपोर्ट का जो मतलब है आप उसको एक बार समझें कि ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई, कि जो प्रजनन दर है वो क्यों घटी। उसका रीजन भी इस रिपोर्ट में बताया है कि जो फाइनेंशियल, वित्तीय प्रेशर है, वित्तीय संकट है, उनकी वजह से। और इसमें यह कहा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, ये कोई, चलो ठीक है, जनसंख्या बढ़ी है, लेकिन अनमेट फर्टिलिटी इंटेंशन, इसमें जो अनमेट फर्टिलिटी इंटेंशन और प्रजनन क्षमता का कम होना। तो फ्रेंड्स, ये अनमेट फर्टिलिटी इंटेंशन, इस पर चिंता जाहिर की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट में हमने आपको हर चीज डिस्कशन की है। भारत के बारे में क्या क्या कहा है, कितने लोग क्या चाहते हैं, स्थिति क्या है, भारत की यूथ की पॉपुलेशन की बताई। अब देखिए, यहां पे हम लास्ट में एक चीज डिस्कशन करेंगे कि भारत की जो वर्किंग एज है ना फ्रेंड्स, वर्किंग एज 15 से 64 वर्ष। फ्रेंड्स, ये 68% पॉपुलेशन है देश की, इसको हम डिस्कशन करना चाहते हैं। दोस्तों, इसका लाभ लिया जा सकता है, एक डेमोग्राफिक एडवांटेज लिया जा सकता है देश के ग्रोथ में, इकोनॉमिक ग्रोथ में। एक रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, स्किलमेंट किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे हमने ये देखा कंसर्न, हमने इस चैप्टर को, इस रिपोर्ट को पूरा एक एक टॉपिक्स को हमने ढंग से डिटेल में एनालिसिस किया है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसको शेयर करना, चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।